वो कुछ इस प्रकार से है कि किस दर्पण से हमेशा छोटे से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कौन सा दर्पण ऐसा जिससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जय हिंद बच्चों, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम एकदम पास में आ चुका है। अगर आप कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, जैसा कि आप लोगों का जो पेपर है वो 22 फरवरी से होने वाला है। तो 22 फरवरी से जब पेपर हमारा होने वाला है तो उसके लिए तैयारी तो एकदम बढ़िया से होनी चाहिए भाई। अब आज हम लोग क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसके पहले वीडियो में भी एक दो प्रैक्टिस सेट आपको लगवाए गए हैं। जैसे कक्षा 10 का विज्ञान जो है उसका पहले चैप्टर का जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है उसके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाया गया था। आज भी आपको कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए जा रहे हैं। आइए एकदम ध्यान से देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है ये भी आप सीख जाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा साइंस में भौतिक विज्ञान का पार्ट है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उससे कुछ बहुविकल्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, लेकिन इनका यूज आपको 1 नंबर या 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी होता है, तो आप जरूर ध्यान में रखें। आइए देखते हैं। तो अगर आप बहुत एकदम बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो प्रैक्टिस के लिए अपने हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर प्लेलिस्ट जो है बहुत सारी दी गई हैं, हर सब्जेक्ट के, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, उन सारी विषयों के प्लेलिस्ट दिए गए हैं, तो आप चैनल से जुड़ें। आइए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कि प्रकाश का वेग सबसे कम, न्यूनतम का मतलब है कम, कि किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। तो देखें, प्रकाश का वेग जो सबसे अधिक होता है वो होता है निर्वात में। निर्वात कहने का मतलब है जहाँ पे हवा भी ना हो, यानी कि कोई भी पदार्थ उपस्थित ना हो, उसको निर्वात बोलते हैं। तो यहाँ तो सबसे अधिक होता है। तो जब कभी अगर अधिक बोल दे, आप अधिक अगर बोलता तो ये पहला ऑप्शन आपका हो जाता, लेकिन आपसे सबसे कम बोला है। तो देखिए कम में कौन सा होगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि कम सबसे कहाँ पर होगा प्रकाश का वेग। तो देखिए सबसे कम जो होता है, जितना सघन माध्यम होगा उतना कम प्रकाश का वेग होता जाता है, तो सबसे कम हो जाएगा कांच में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण। तो समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस है। मोटर गाड़ी जो होती है, यानी कि कोई भी वाहन जो होती है, उनके साइड मिरर लगे होते हैं। आपको दिखाते हैं एक साइड व्यू मिरर। जैसे ये देखिए आप कि कोई ये 4 चक्का एक ठो है और इसमें एक साइड व्यू मिरर लगा है। इसमें पीछे की चीज़ें देख रहे हैं, छोटी छोटी कार सब दिखाई दे रही है पीछे जितनी भी खड़ी हैं। तो ये मिरर किस प्रकार का होता है आपको ये बताना है। तो किस प्रकार का है तो ये आप लोगों को पता ही होगा, जैसा कि इसमें हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अगर जब वाहन में बात करेंगे, वाहन में साइड व्यू मिरर की, तो उसमें हमेशा हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अवतल दर्पण जो होता है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग हेडलाइट्स में और दाढ़ी वाड़ी बनाने में, जहाँ बड़ा प्रतिबिंब आपको दिया जाए। और समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं चेहरा देखने के लिए, घरों में जो हम लोग रखते हैं शीशा उषा कंघी करने के लिए, वो हम लोगों का समतल दर्पण होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। अब देखिए पिछला क्वेश्चन उसके साइड व्यू मिरर के बारे में था, अब यहाँ से पूछा गया कि हेडलाइट में कौन सा प्रयोग करेंगे। तो समतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, अवतल लेंस हो गया। अब देखिए हेडलाइट का क्या मतलब था। ये देखिए आगे की तरफ जो लाइट लगी रहती है, इसके पीछे भी एक तो दर्पण लगा रहता है। वो क्या करेगा, इस तरीके से दर्पण होगा और जैसे ही लाइट इस पर पड़ती है वो आगे की तरफ जाती है, नहीं तो लाइट जो होती है वो पीछे चली जाती है। तो लाइट को आगे रिफ्लेक्ट करने के लिए पीछे इसमें कटोरे के जैसा दर्पण लगा होता है। तो वो दर्पण देख रहे हैं आप इस तरीके का होता है, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो लाइट में के अंदर जितनी भी हेडलाइट्स होती हैं उनके अंदर अवतल दर्पण रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण तो गाड़ी के साइड व्यू मिरर में यानी पीछे की चीज़ों को देखने में लगा होता है, तो उत्तल दर्पण वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। कि अगर कोई समतल दर्पण एकदम प्लेन मिरर है इस तरीके का, तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। कि वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो कोई नहीं की तो बात खत्म है, दोनों हो नहीं सकता। इसमें जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें नहीं बनता है। हमेशा इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। देखिए ये समतल दर्पण है, ये बेचारा अपना चेहरा देख रहा है समतल दर्पण में, तो देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब कभी भी प्रतिबिंब समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण में हमेशा एकदम समान आकार का, आकार में जो रहेगा वो समान रहता है। यानी हम जितने बड़े रहेंगे उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है, छोटा बड़ा नहीं बनेगा। समतल दर्पण ये बात ध्यान में रखें
कि एकदम समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और एक बात याद रखें समतल दर्पण के बारे में, इसकी जो फोकस होती है, फोकस दूरी इसकी अनंत होती है, अनंत। ये भी अक्सर कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। तो समतल दर्पण के बारे में दो बातें कि एक तो इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और इसमें समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी बराबर का, छोटा बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जितना बड़ी चीज रहेगी उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब भी बनता है इस दर्पण में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को, तीन बातें यहाँ से समतल दर्पण के बारे में याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, यानी क्षमता उसकी दी गई है। तो आपने फार्मूला एक याद करके रखा होगा कि क्षमता P बराबर होता है 1/F। अब यहाँ P का मान दे दिया दो डायोप्टर, तो यहाँ 2 रख देते हैं, ये 1/F हो जाएगा। ठीक, यहाँ सेंटीमीटर में है तो हमेशा हम लोगों को इसको 100 से कर लेना होता है, 100/F, जब ये सेंटीमीटर में रहेगा। अगर सेंटीमीटर में लाना रहे तो इसको ऊपर 100 कर लेते हैं। अब देखिए, तो इसको F को इधर लेके आएंगे, ये 2 बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से F बराबर 100/2 हो जाएगा, 100/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 100/2 मतलब 50 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया 100 का, कि दो डायोप्टर अगर किसी की क्षमता है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो 50 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से आपको ये D का मतलब होता है डायोप्टर, तो जो लेंस होता है उसकी क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता कैसी होती है, आपने देखा होगा लेंस, तो उत्तल लेंस हो गया एक। इस उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो क्षमता उसकी निर्भर करती है इसके फोकस पर, कि किसी भी लेंस की क्षमता कैसी होगी जैसा उसका फोकस होगा। तो अब फोकस धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये ध्यान में रखना है। तो उत्तल लेंस जो होता है इसमें प्रतिबिंब हमेशा, जो इधर से प्रकाश आता है जब, तो ये प्रकाश इधर से आने वाले प्रकाश को इधर ये इकट्ठा कर देता है। तो जब ये देख रहा है कि दाहिनी साइड में प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है, तो इसकी फोकस दूरी जो हो जाती है वो धनात्मक हो जाती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी रहेगी वो धनात्मक होगी, और जब फोकस दूरी धनात्मक होगी तो इसकी क्षमता भी धनात्मक हो जाएगी। तो जब कभी आपको P के बारे में पूछे तो हम पता किसके बारे में करेंगे, F के बारे में, कि धनात्मक अगर F है तो P भी धनात्मक हो जाएगा। यहाँ से फोकस दूरी और क्षमता के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो रहेगी वो धनात्मक होती है, और एक अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस अगर होता तो उसकी क्षमता ऋणात्मक होती। तो अवतल वाले का भी याद रखेंगे आप, यहाँ से अवतल लेंस रहता तो उसकी क्षमता ऋणात्मक होती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस कैसा होता है, अभिसारी लेंस है, द्वि उत्तल लेंस है, अपसारी लेंस है, कैसा लेंस है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। तो देखिए भाई, उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है, ये इधर से जाने वाले प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो जो लेंस ऐसे होते हैं कि प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, ऐसे लेंसों को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी। एक दूसरा यहाँ पे दिया गया है अपसारी। अपसारी का मतलब ऐसा लेंस जो प्रकाश को फैला दे, तो ऐसा लेंस होता है आपका अवतल लेंस। इसमें से जब प्रकाश को भेजा जाता है तो ये प्रकाश को दूर दूर भेज देता है, इस तरीके से दूर दूर जाने लगेगा प्रकाश, देखो इधर दूर बढ़ता जाएगा, तो इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ये अवतल लेंस था। तो जो अवतल लेंस होता है वो आपका अपसारी होता है, और जो उत्तल लेंस होता है वो आपका अभिसारी होता है। ये दो बातें आप अच्छे से ध्यान में रखें। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग प्रैक्टिस में करते रहिए एकदम अच्छे से, और कमेंट में इसका आंसर अपना देते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है कि किस दर्पण से हमेशा छोटे से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कौन सा दर्पण ऐसा जिससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ बोल रहा है कि छोटा प्रतिबिंब। तो दर्पण तीन होते हैं आपके पास, एक होता है आपका उत्तल, एक होता है आपका अवतल, और एक होता है आपका समतल। ये 3 प्रकार के दर्पण हैं। तीनों दर्पण के बारे में आप जान लीजिए। इस वाले से हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा। और अवतल दर्पण से जो बनता है कभी छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, लेकिन समतल दर्पण से हमेशा समान प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का, यानी जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना बड़ा ही बनता है, ये कंफर्म रहता है।
कि समान आकार का बनेगा, समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा छोटा बनता है। ये बात जरूर याद रखें, हमेशा, कोई कंडीशन नहीं है कि बड़ा बन जाए। लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, बड़ा, लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3 बातें हैं, 3 दर्पण है और तीनों के बारे में ये वस्तु के आकार हैं और उसके प्रतिबिंब के आकार, कि अवतल दर्पण में बड़ा बन जाएगा, उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा और समतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अच्छा, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी बताया गया था कि बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनेगा, समतल दर्पण से तो समान आकार का बनता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप चाहिए कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है, ये हो गया, तो निर्गत किरण मतलब निकलने वाली, तो एक होती है आपतित किरण आने वाली, और ये हो गया मान लीजिए आपका अभिलंब, और इधर हो गई निर्गत किरण, तो ये निर्गत किरण कहलाएगी और ये आपका अभिलंब कहलाएगा। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, निर्गत कोण, आपतन कोण। आपतन कोण को तो नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण होता है। तो ये दो बातें आपको, कि इधर वाला जो कोण बनता आपतित किरण और अभिलंब के बीच, उसको आपतन कोण बोलते हैं, और जो ये अभिलंब और इधर आपका निर्गत किरण है या इसी को परावर्तित किरण बोलते हैं, तो परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उससे हम लोग बोलते हैं आपका परावर्तन कोण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब चलिए शायद अब क्वेश्चन जो है आपको आज के लिए इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी, तो आप लोग एकदम बढ़िया से अपने क्वेश्चन की तैयारी करें और ध्यान दें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।